तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम ज़रूरी है। सो हे यंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ यंग माइंड्स क्लासेस। आज एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। तो यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। साथ में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आपको फ्री पीडीएफ नोट्स, हमारे ये पढ़ाए हुए जो नोट्स हैं वो, और क्विज फॉर्म में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सो दैट आप लोगों की प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है शब्द रूपांतरण। शब्द रूपांतरण हिंदी ग्रामर का ही एक टॉपिक है, जो हम पटवारी एग्ज़ाम के लिए हिंदी ग्रामर सीरीज़ चला रहे हैं, उसी में से एक ये टॉपिक है। तो आज शब्द रूपांतरण के बारे में बात करेंगे। इसके भाग, इसके किस तरह से इसे बांटा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं शब्द रूपांतरण होता क्या है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द वे शब्द हैं जो प्रयोग के अनुसार अपने में परिवर्तन ले आते हैं। शब्द रूपांतरण के प्रकारों की अगर बात करें तो इसे 5 प्रकारों में बांटा गया है। लिंग के आधार पर, वचन, कारक, काल और वाच्य के आधार पर। लिंग तो हम सब ने अपनी छोटी कक्षा में पढ़ा ही होता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होता है हमें सबको मालूम है। वचन, एक वचन, बहुवचन भी काफ़ी बच्चों को ध्यान में हो गई। कारक, ये भी हमने छोटी कक्षा में पढ़ा होता है। 8 कारक हमारे पास दिए हुए हैं। और काल यानी टेंस, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। और 5वां आता है वाच्य, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य। तो अगर आपको इनमें से कोई सा भी एक चीज़ नहीं समझ में आया है या डाउट में है, तो बस आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे लिंग की। क्या होता है लिंग? लिंग शब्द का अर्थ होता है जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग हिंदी में 2 प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे मेरा, काला, जाता, भाई, रमेश, अध्यापक, ये सारे आपके पुल्लिंग शब्द हुए। वहीं स्त्रीलिंग की अगर बात करें तो जिस विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता हो, वह स्त्रीलिंग शब्द या स्त्रीलिंग विकारी शब्द कहलाएगा। जैसे मेरी, काली, जाति, बहिन, विमला, अध्यापिका, तो ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हो गए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ शब्द सदैव ही स्त्रीलिंग रहते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। तो जैसे कि हमारे पास दिन और महीनों के नाम हैं, ये सदैव हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। सोमवार, चैत्र, अगस्त। पर्वत और पेड़ के नाम हैं, ये भी हमारे पास पुल्लिंग रूप में ही होते हैं। अनाज, द्रव्य पदार्थ, ये भी पुल्लिंग रूप में रहते हैं। ग्रह, रत्न, ये भी पुल्लिंग रूप में होते हैं। अंगों के नाम, देवताओं के नाम, अगेन पुल्लिंग रूप में ही रहेंगे। कुछ धातु और समय सूचक जैसे सोना, लोहा, तांबा, क्षण, घंटा आदि, ये सारे आपके पुल्लिंग रूप में ही रहते हैं। अब समझते हैं स्त्रीलिंग रूप में कौन कौन से शब्द हैं जिनका पुल्लिंग रूप नहीं होगा। जैसे भाषा और लिपियों के नाम, हिंदी, उर्दू, जापानी, देवनागरी, गुरुमुखी, पंजाबी। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं नदी और तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग ही होते हैं। गंगा, यमुना, प्रथमा, पंचमी। और लताओं के नाम जैसे मालती, अमरबेल, ये भी आपके स्त्रीलिंग रूप में ही रहते हैं। अब बात कर लेते हैं लिंग परिवर्तन की, कि किस तरह से कोई शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है या स्त्रीलिंग से पुनः वो पुल्लिंग बन जाएगा। तो देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या नियम है। यहाँ पे काफ़ी सारे नियम दिए हैं, लगभग इन्होंने टोटल 15 नियम यहाँ दिए हैं, तो हम इन सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए, शब्दांत अ को आ में बदलकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे छात्र से बन गया छात्रा, छात्र हुआ आपका पुल्लिंग रूप, और छात्रा हो गई आपकी स्त्रीलिंग रूप। इतना समझ में आ गया। पूज्य से पूज्या, सुत से सुता, अनुज से अनुजा, भवदीय से भवदिया, और वृद्ध से वृद्धा। इतना क्लियर। उसी तरह अ को ई में बदलकर देव से देवी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी, पुत्र से पुत्री, मेंढक से मेंढकी, गोप से गोपी और दास से दासी। शब्दांत आ को ई में बदलकर जैसे लड़का, लड़की, तो वो स्त्रीलिंग रूप हो गया। रस्सा, रस्सी, चाचा, चाची, घोड़ा, घोड़ी।
इतना, बेटा बेटी, नाना नानी। ओके। शब्दांत आ को इया में बदलकर, जैसे बूढ़ा का बन गया बुढ़िया, चूहा का बन गया चूहिया, कुत्ता का बन गया कुतिया, बेटा का बन गया बिटिया। ओके। आगे शब्दांत प्रत्यय अक को इका में बदलकर, अब प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल दूंगा। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी डाउट है या थोड़ा सा भी लगता है कि प्रत्यय उपसर्ग में कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, हमने यूट्यूब शॉर्ट फॉर्म में डाली है। ओके। चलिए, तो प्रत्यय अक को इका में बदलकर कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे लेखक, लेखक बना लेख प्लस अक बन गया लेखिका, तो वो इका बदल कर आपका स्त्रीलिंग रूप हो गया। नायक से बन गया नायिका, गायक से बन गया गायिका, पाठक से बन गया पाठिका। उसी तरह आनी प्रत्यय लगाकर देवर से बन गया देवरानी, भव से बन गया भवानी, चौधरी से बन गया चौधरानी और सेठ से बन गया सेठानी। इतना क्लियर हो गया जी? यहाँ तक क्लियर हो गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नी प्रत्यय लगाकर शेर से शेरनी, मोर से मोरनी, जाट से जाटनी, ऊंट से ऊंटनी, तो ये आपके स्त्रीलिंग रूप हो गए। और अब ई के स्थान पर इनी लगाकर, जैसे स्वामी से बन गया स्वामिनी, तपस्वी से बन गया तपस्विनी, उसी तरह इन प्रत्यय लगाकर माली का होता है मालिन, कुम्हार कुम्हारिन, धोबी धोबिन, इस तरह से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, आइन प्रत्यय लगाकर चौधरी से चौधराइन, ठाकुर से ठकुराइन। ओके। शब्दांत वान के स्थान पर वती लगाकर, जैसे हम बोलते हैं गुणवान का गुणवती, पुत्रवान का पुत्रवती, भाग्यवान का भाग्यवती। क्लियर? शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर, जैसे श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती। वहीं शब्दांत ता होगा, उसको त्री में बदलकर हम स्त्रीलिंग रूप लगा सकते हैं। कर्ता से कर्त्री, नेता से नेत्री, दाता से दात्री। शब्द के पूर्व में अगर मादा लगा दिया जाए तो भी वो क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग रूप, जैसे भेड़िया, भेड़िया मादा, भालू, भालू मादा, खरगोश, खरगोश मादा। ओके। और लास्ट, भिन्न रूप वाले कपितय शब्द, जैसे जिन पे मतलब कोई नियम तो लागू नहीं होता है बट उनके भी स्त्रीलिंग रूप होते हैं, तो वो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके। जैसे कवि से बन गया कवयित्री, वर से बन गया वधू, विद्वान से विदुषी, साधु से साध्वी, मर्द से औरत, युवक से युवती, पुरुष से स्त्री, इसी तरह ससुर से सास। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं वचन। अब हमारा दूसरा प्रकार आता है। तो वचन क्या होते हैं? व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या, यानी जिससे हमें विकारी शब्द की संख्या का बोध हो, संख्या का पता चले कि वो एक वचन है, एक है, या बहुवचन यानी दो या दो से अधिक है। ओके। तो एक वचन क्या होता है? जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या के एक होने का पता चले। जैसे लड़का खेल रहा है, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ वन बॉय, एक लड़के की। खिलौना टूट गया, यह मेरी पुस्तक है, तो ये सभी आपके हो गए एक वचन। बहुवचन, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का एक से अधिक होने का पता चले। जैसे लड़के खेल रहे हैं, खिलौने टूट गए, ये पुस्तकें मेरी है, तो ये एक वचन और बहुवचन। ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है आप लोगों को ये आता है। आगे बात करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर एक बार फिर से इन्होंने नियम दिए हैं। नियम एक वचन से बहुवचन या उनके जो वचन हैं वो बदलने में। शब्दांत, जैसे शब्दांत आ को ए में बदलकर कमरा का बन गया कमरे, बेटा का बन गया बेटे, पपीता पपीते, बस्ता बस्ते, रसगुल्ला रसगुल्ले। उसी तरह शब्दांत अ को ए में बदलकर, ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, सड़क सड़कें, कलम कलमें। फिर शब्दांत में आए आ के साथ ए जोड़कर, जैसे कविता में कविताएं, कविता में ही शब्द जोड़ दिया गया ए, तो कविताएं। कथा का बन गया कथाएं। ई वाले शब्दों के अंत में इयां लगाकर लड़की से लड़कियां, साड़ी से साड़ियाँ, खिड़की से खिड़कियाँ, इस तरह से। फिर स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर, जैसे चिड़िया का चिड़ियाँ, डिबिया का डिबियाँ, गुड़िया का गुड़ियाँ। उसी तरह स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ऊ को ऊ के साथ ए लगाकर वस्तु से वस्तुएं, बहू से बहुएं, वधु से वधुएं। क्लियर हो गया? ई स्वरांत वाले शब्दों के साथ यूं अगर लगा दिया जाए या ई की मात्रा को छोटी ई में बदल दिया जाए तो भी वो आपका बहुवचन हो जाता है। जैसे जाति से जातियों, रोटी से रोटियों, अधिकारी से अधिकारियों। तो आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, एग्ज़ाम में यहाँ से एक और तरह का क्वेश्चन बनता है, वो है कि
जब भी कोई शब्द एक वचन में लिखा है तो उसकी मात्रा जो रहती है वो बड़ी ई की होती है, और जब उसका बहुवचन बनता है तो वो मात्रा छोटी ई की हो जाती है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अधिकारियों का शुद्ध वर्तनी बताइए, तो आपको ध्यान देना होगा कि अधिकारियों में र को छोटे ई की मात्रा होगी, गाड़ियों में ड़ को छोटे ई की मात्रा होगी, रोटियों में ट को छोटे ई की मात्रा होगी। इतना ध्यान रहेगा तो आपके बहुवचन में जो शब्द है उसकी हो जाती है मात्रा छोटी ई वाली, और जब वो एक वचन में होता है तो मात्रा रहती है बड़ी ई वाली। ये भी ध्यान रखना है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल्स भी हैं, जैसे जाति, जातियों, तो यहाँ दोनों छोटे छोटे ही रहेंगे। ओके, इतना क्लियर। फिर एक वचन शब्द के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, मंडल, परिषद आदि लगाकर, जैसे गुरु से बन गया गुरुजन, खेती से बन गया खेतीहर, युवा से बन गया युवा वर्ग, मंत्री से बन गया मंत्रिमंडल। तो हम मतलब ये अक्षर साथ में जोड़ के उनका बहुवचन रूप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो प्रकार खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे कारक की। कारक को आइए एक टेबल की सहायता से समझते हैं। ये रहा आपके लिए टेबल। चलिए, तो कारक हमारे पास कुल 8 तरह के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का, की, के, नानी, ने, रारी, रे, इस तरह से, और अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। तो बेसिकली आपने करना क्या है, कर्ता क्या होता है, काम करने वाला। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कर्ता किसे बोलते हैं, जो काम कर रहा है। कर्म, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। आइए अब इनको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्ता कारक की। क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कहते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं क्रिया कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, कर्ता। और कर्ता कारक का चिन्ह ने से प्रयोग में दर्शाया जाता है। ठीक है। उसी तरह जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, एक सेकंड। हाँ जी, राधा ने नृत्य किया, तो राधा ने नृत्य किया, तो यहाँ कर्ता कौन हुआ, राधा। कर्म क्या हुआ, नृत्य। श्याम ने पत्र लिखा। वहीं कर्म कारक क्या होता है, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राधा ने नौकर को बुलाया, कर्म कारक को चिन्ह से दर्शाते हैं। स्वाति कॉलेज जा रही है, वह पत्र लिखता है, तो कर्म कारक में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहेंगे। इतना क्लियर हो गया जी। देन करण कारक क्या होता है, करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। साधन से आप यूँ समझ लीजिए कि कोई हेल्पिंग वर्ड या फिर कोई चीज़ जो आपके लिए मददगार है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, आप बिना कलम के नहीं लिख सकते, तो आपको कलम की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी जब भी आपने लिखना है। तो मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम क्या हो गई यहाँ, साधन। ठीक है, तो करण से यहाँ पे ये करण कारक हो गया। सानिया बैट से खेलती है, मैंने गिलास से पानी पिया, मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा। इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका के द्वारा, तो ये हो गया आपका के द्वारा के लिए। जैसे मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, उसे डाकिए के द्वारा पत्र प्राप्त हुए, हुआ, जो भी लिखा है। चलो आगे बात करते हैं। अब हमारे पास आता है संप्रदान कारक। तो संप्रदान बना सम प्लस प्रदान से। ये इसका क्या हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। संप्रदान का सम प्लस प्रदान क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है देना। और देना जैसे सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। तो ये हो गए सब संप्रदान कारक। अपादान कारक, अपादान का अर्थ होता है अलग होना, पृथक या अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, विजयशाला से घर आया, यह मारवाड़ से है, विमला सीता से लंबी है। तो ये आपके हो गए अपादान कारक। आइए बढ़ते हैं अपने छठे कारक की ओर, जो है संबंध कारक। शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताए, वह आपका संबंध कारक हुआ। जैसे अजय की पुस्तक गुम हो गई, पुस्तक जो है अजय की है और वह गुम हो गई है, तो ये संबंध कारक बता रहे हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। अपना पर्स संभाल कर रखो, मेरा चश्मा बहुत कीमती है। विजय अजय का भाई है, अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन जी के पुत्र हैं, मेरी उम्र 50 वर्ष है, यह युवक 30 वर्ष का है। तो ये सभी आपके हुए संबंध कारक। इतना क्लियर हो गया। बात करते हैं अधिकरण कारक की। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहेंगे। जैसे इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, उस कप में चाय है, मेरे पर्स में पैसे व ड्राइविंग लाइसेंस है, मेज़ पर पुस्तक रखी है,
पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो ये आपके सब हो गए अधिकरण कारक। और इसके लिए जो विभक्ति, जो हेल्पिंग वर्ड रहता है वो है में और पर। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं, जो कि है हमारा 8वां और आखिरी कारक, वो है संबोधन। संबोधन मतलब किसी को बुलाना, किसी को पुकारना। तो उसके लिए हम कौन कौन से शब्द यूज़ करेंगे? हे, अरे, ओ। जैसे हे भगवान, हम एक्सप्रेशन करते हैं ना, तो भगवान को पुकार रहे हैं, हे भगवान ये क्या हो गया, या कैसा ज़माना आ गया, हे ईश्वर मेरा पोता कहाँ गया। इस तरह से बोलते हैं ना, अरे अरे ये क्या कर रहे हो। तो ये सभी आपके हुए संबोधन। तो संबंध और संबोधन दोनों अलग अलग चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। है काल, और काल का अर्थ होता है समय। समय भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो इस पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। जैसे अविनाश ने गाना गाया, गाड़ी जा चुकी थी, खाना नीता ने ही बनाया होगा, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। तो ये सभी आपके भूतकाल हुए। देन वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होने का पता लगे। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, प्रशांत खेल रहा है, लता गीत गा रही है। ठीक है, तुम यह पाठ पढ़ो। तो ये सभी आपके वर्तमान काल हुए। भविष्य काल, जो अभी होने वाला है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा। जैसे कृष्णा लेख लिखेगी, लड़के खेलेंगे, अंकित पुस्तक पढ़ेगा, औरतें गीत गाएंगी। तो ये आपके हो गए भविष्यत काल। तो ये तो बहुत इजी है ना। चलिए आगे बात करते हैं वाच्य। वाच्य क्या है? कर्तरी, कर्म और भाववाच्य। क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई, मतलब कौन वहाँ चीफ है। सेंटेंस में सबसे मेन सब्जेक्ट कौन सा है, वह आपका वाच्य कहलाता है। तो वाच्य 3 प्रकार के हैं, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य। चलिए समझते हैं। कर्तृवाच्य, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, विमला ने मेहंदी लगाई, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। ये आपके हो गए कर्तृवाच्य, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा प्रधान संबंध कर्ता से हो। इतना क्लियर हो गया। कर्मवाच्य, जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे दूध सीता के द्वारा पिया गया, पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई। तो ये आपके हो गए कर्मवाच्य, किसी ने काम किया। ठीक है। और भाववाच्य में क्या आएगा? क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि कार्य का प्रमुख विषय भाव क्या है, वहाँ पे इमोशंस, फीलिंग्स कैसी हैं, उसके बारे में हमें भाववाच्य का पता लगेगा। जैसे मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, लड़के खो खो खेलकर थक गए। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक इधर ही कंप्लीट होता है। चलिए अब हम कुछ प्रश्न को पढ़ेंगे, और आप लोग जानते ही हैं कि मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को, आपने अपना आंसर, सही उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हिंदी, पूर्णिमा, दही और चांदी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है अ, ब, स या द। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? छात्रा, वधु, पृथ्वी और जीवन। नर का स्त्रीलिंग शब्द है नारी, स्त्री, औरत और लड़की। इसी तरह से और भी यहाँ पे हमने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दे रखे हैं। तो आप क्या करोगे, टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके एन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, और उधर पीडीएफ में आपको ये सॉल्यूशन भी विजिबल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।